ऋण के ऊपर कभी आपने कुछ सुना है? कभी कोई महाभारत, कोई रामायण, कोई ऐसी कोई स्टोरी जो ऋण से कनेक्टेड हो? किसी ने कभी सुना हो कोई स्टोरी जिससे आपको समझ में आ कि हाँ, कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करता है हमारे शास्त्रों में या पुराणों में? एक हम अगस्त्य की ही बात करें ना, अगस्त्य के कॉन्टेक्स्ट में ही एक पहले मैं आपको समझाता हूँ कि आपको समझने में आसानी होगी ये पूरा टॉपिक, है ना। क्योंकि ये अभी क्या होता है ना, आज के टाइम पे हम लोग कार्मिक के नाम पे ना सारे ग्रहों को यूज कर रहे होते हैं, है ना। 6 आउट, 8 आउट, 12 आउट सबको जोड़ के कुछ ना कुछ हम बना रहे हैं। बट इसका आप कॉन्टेक्स्ट समझो कि ये एग्जैक्टली है क्या और कैसे ये बनता है। आपने एक स्टोरी सुनी होगी कि भगवान शिव अपनी तीसरी आंख खोलते हैं और कामदेव को नष्ट कर देते हैं। ये स्टोरी सबको पता है, ठीक है, पॉपुलर स्टोरी है ना। वो अपना ध्यान मग्न रहते हैं तो उनको वैराग्य से बाहर लाने के लिए कामदेव और रति, है ना, ये भगवान शिव को बाधा पहुंचाने के लिए वो कोशिश करते हैं। जैसे भगवान शिव नाराज होकर अपना तीसरा आंख खोल देते हैं, जैसे कामदेव नष्ट हो जाते हैं। ईश्वरी सबको पता है। बट इसके बाद क्या होता है कि जैसे कामदेव खत्म हुए, है ना, वो तत्व ही खत्म हो गया, है ना, काम। वो सिंबल क्या, वो सिंबलिज्म क्या बता रहा है कि भगवान शिव, जो कामदेव है ना, वो हंगर के प्रतीक है। हंगर, भूख। कामना का मतलब भूख, समझ रहे हैं आप। भगवान शिव के ऊपर कोई डेप्थ नहीं है किसी भी तरीके का, तो वो एलिजिबल है हंगर को नाश करने के लिए, मतलब काम को खत्म करने के लिए वो कैपेबल है। उसके अलावा कोई और देवता का आपने नहीं सुना होगा कि उन्होंने कामदेव को ही नष्ट कर दिया हो। रेयरली होता है। कामदेव का नष्ट होने का मतलब वो हंगर खत्म। और जब ये इंसिडेंट होता है तो इसके बाद क्या होता है, जब भगवान शिव दोबारा जब ध्यान में जाते हैं तो ध्यान से बाहर आके देखते हैं कि सारी पृथ्वी सूख रही होती है, सब हरियाली खत्म हो जाती है ना। जो भी प्रॉस्पेरिटी वाली चीजें होती है ना, सब नष्ट होनी शुरू हो जाती है। तो जब वो उसका समझते हैं कि ऐसा क्यों हुआ है, तो उनको पता लगता है कि जब से काम का अंत हुआ है ना, तब से लोगों के अंदर से ना वो हंगर भी खत्म हो गया है। और जहाँ हंगर नहीं है वहाँ प्रॉस्पेरिटी भी नहीं है। ठीक है, तो ये स्टोरी है। फिर ये बहुत आगे जाती है, फिर वो अन्नपूर्णा देवी के पास काशी में जाके इस कहानी समाप्त होती है। हम उतना लंबा नहीं जाते हैं, बट ये मैंने आपको कॉन्टेक्स्ट बताया। अगस्त्य ऋषि भी ये तय डिसाइड करते हैं कि मैं भी काम को खत्म करूंगा और मुझे मोक्ष की प्राप्ति होगी उसके बाद। तो अगस्त्य ऋषि भी अपना तपस्या में बैठते हैं कि मैं भी अपना, मतलब ऐसा कुछ तीसरी आंख के जरिए, उस अग्नि के जरिए ना, मैं भी काम वासना को खत्म करने वाला हूँ। तो जब वो ध्यान में रहते हैं तो उनको एक कुछ विजुअलाइजेशन आती है। तो उनको दिखाई देता है कि कुछ लोग हैं जो उल्टे लटके हुए हैं, है ना, पिशाच, है ना, वो उनके पैरों से बंधे हुए हैं और एक गहरी खाई में उनको उल्टा लटकाया गया है और वो लोग तड़प रहे हैं। तो वो अगस्त्य से बोलते हैं कि तुम मेरे कर्जदार हो, है ना, हम तुम्हारे पूर्वज है, हमारी वजह से तुमको जन्म मिला है, ठीक है, तुमको शरीर मिला है, ठीक है, तुमको खाना, सब चीजें मिली हैं। तो तुम हमें इग्नोर करके तुम मोक्ष नहीं प्राप्ति कर सकते, या तुम इस बंधन से नहीं छूट सकते। तो तुमको पहले हमारा जो कर्ज है ना वो चुकाना पड़ेगा। कैसे होगा कर्ज चुकता, पूछते हैं अगस्त्य ऋषि। तो वो बताते हैं कि वंश आगे बढ़ाओ। समझ रहे हो, एंसेस्टर्स का कर्ज चुकाने का तरीका जो बोला जाता है वो है वंश वृद्धि। अगर वंश वृद्धि नहीं है ना तो उनको उनकी उनको गति नहीं मिलती है। बात समझ में आ रही है? जब आप पिंडदान वगैरह करते हो तो आप उनको शरीर, एक तरीके का सिंबलिज्म है कि हम, ठीक है, उनको हम लोग अन्नमय कोश या हम शरीर उसको हम लोग दे रहे होते हैं। ऐसे बहुत से इसके मतलब है अलग अलग। तो अगस्त्य ऋषि को पता लगता है कि जब तक वंश वृद्धि आगे में आगे के जनरेशन के लिए नहीं सोचूंगा, तब तक उनको मुक्ति नहीं मिलेगी और मुझे भी मुक्ति नहीं मिलनी। मैं भी इस बंधन से नहीं छूट पाऊंगा। तो उसके लिए उनको दो रास्ते होते हैं। या तो वो संतान उत्पत्ति करें खुद, ठीक है, या वो अडॉप्ट करें। तो उन्हें आसान लगता है अडॉप्ट करना, कि मैं जाता हूँ किसी को अडॉप्ट करता हूँ। तो वो जाके सबसे कहते हैं कि कोई अगर अपनी संतान मुझे देना चाहे तो मैं उसको पालूंगा और मुझे जाके आगे फिर मुझे इस बंधन से मुक्ति मिलेगी, मैं अपना कर चुका पाऊंगा। अब कोई अपनी संतान देना, ये कहते हैं कि तुम तो, है ना, मतलब साधु संन्यासी हो, तुम्हारे पास घर नहीं है, पैसा नहीं है, तुम कैसे पालोगे ना। इसलिए कोई उनको देता नहीं है संतान। उन्हें भी बात सही लगती है कि सही बात है, मेरे पास कुछ है नहीं तो मुझे कौन देगा। इसलिए अब दूसरा ऑप्शन उनके पास होता है कि वो खुद संतान उत्पत्ति करें। अब उसके लिए चाहिए स्त्री।
है ना, शादी वो करनी पड़ेगी उन्हें। अब लड़की ढूंढने के लिए वो एक राजा के पास जाते हैं, राजा से कहते हैं कि तुम अपनी बेटी का हाथ दी हाथ दो, और संतान उत्पत्ति से मैं अपने घर से बाहर आ पाऊंगा। राजा बोलता है ठीक है मैं दे दूंगा, बट मैं आपको अपनी पुत्री दूंगा तो आप मेरे भी कर्जे में हो। और वहां से जो लड़की होती है, लड़की भी ये बोलती है कि मैं आपके मुक्ति के लिए मैं संतान जो आपको दूंगी, ठीक है, तो और मैं प्रिंसेस हूँ, है ना, मैं एक राजकुमारी हूँ, और आप मुझे अपने घर ले जा रहे हो, आपके पास तो घर भी नहीं है, ना पैसा है, आप मुझे ये लाइफस्टाइल कैसे दोगे? इसलिए मुझे भी आपको देना पड़ेगा, अगर मगर मेरे साथ कुछ आप चाहते हो तो बदले में आप भी मुझे कुछ दो। अब अगर से ऋषि को समझ में आता है बात तो सही है, क्योंकि वो हर स्टेप में, समझ रहे हो बात आपकी, हर स्टेप में एक नए ऋण की तरफ जा रहे होते हैं, है ना। स्टोरी समझना आप लोग, क्योंकि ये सब आपसे भी कनेक्टेड है, आप लोग भी ना किसी न किसी के ऋण से बंधे हुए हैं। उनकी वाइफ का नाम था लोपा मुद्रा, है ना, तो ये लोपा मुद्रा की स्टोरी है, जो उसकी जो प्रिंसेस है। तो वो कहते हैं ठीक है मैं पहले धन संचय करूंगा, फिर मैं आपसे शादी करूंगा। फिर धन की तलाश में जाते हैं, फिर स्टोरी आगे जाती है, आगे जाके वो एक ना अतापी और वतापी नाम के राक्षसों से मिलते हैं। नाम सुना है, अतापी एंड वतापी, ये दो भाई थे। इनके पास बहुत सारा धन होता है, सोना होता है, बट ये लोग क्या करते हैं ना, ये लोग सबको बुलाते हैं दावत में, है ना, और वतापी जो उसका भाई होता है ना, वो मीट, जो मांस होता है उसके फॉर्म में को अपने कन्वर्ट करता है, और खाना वाना खिलाया जाता है जो भी आता है। और जब उनके पेट में जाता है वो वतापी नाम का दानव, और वो पेट को फाड़ के बाहर आता है, और बदले में उनको वो जो पर्सन जिसको बुलाते हैं एज अ गेस्ट, उसको भी खा जाते हैं वो लोग। तो ऐसा वो चल रहा होता है सिनेरियो। अब अगस्त्य ऋषि वहां पहुंचते हैं, गोल्ड, उनके पास गोल्ड होता है, कहते हैं तुम मुझे गोल्ड दो। तो वो कहते हैं ठीक है मैं तुम्हें गोल्ड दूंगा, तुम्हें जो चाहिए, बट तुम्हें बदले में हमारी दी हुई चीजें तुम्हें खानी पड़ेंगी, मतलब हमारा जो अतिथि सत्कार है वो तुम्हें मानना पड़ेगा। अगस्त्य ऋषि बोलते हैं ठीक है। अब बदले में उसको खाने को दिया जाता है उनको मांस, और मांस जो होता है वो वतापी नामक जो राक्षस है वो उसका भाई है। अतापी बोलता है कि ठीक है अब आप खाइए। अब उनकी मजबूरी है, उन्हें खाना पड़ता है वो, ठीक है, तो अगस्त्य ऋषि खाते हैं, और उनको आ जाती है डकार, है ना, डाइजेस्ट, वो डाइजेस्ट भी कर लेते हैं उसे। अब बाहर से अतापी आवाज लगाता है कि भाई अतापी अब आ जाओ बाहर, ठीक है। अब वो अगस्त्य ऋषि ने डाइजेस्ट भी कर लिया, अतापी वहीं समाप्त हो जाता है। अब अतापी फंस जाता है, वो कहता है आपने तो मेरे भाई को भी नष्ट कर दिया, ये वो करके, पर कुल मिला के उनका एग्रीमेंट रहता है, तो उसको बदले में देना पड़ता है धन। ठीक है, हम आगे स्टोरी नहीं जाते हैं, मैं सिर्फ अगस्त के कॉन्टेक्स्ट में भी बता रहा हूँ। तो अगस्त ऋषि वो धन लेके, है ना, राजा को देते हैं, और लोपा मुद्रा से उनका विवाह होता है। ठीक है, शादी करने के बाद जो आधा धन जो बच जाता है उससे अपना घर बनाते हैं, वो रहते हैं घर में, संतान उत्पत्ति होती है, और वो अपने कर्जे से मुक्ति पाते हैं। यहाँ तक समझ में आया? ठीक है, फिर इसके बाद थोड़ी सी और स्टोरी ऐसी कि जब वो बुजुर्ग हो जाते हैं, ठीक है, बुढ़ापे में, उनका सबसे छोटा लड़का जो होता है ना, वो बोलता है कि आपने मेरे को जन्म दिया है, ठीक है, मैं भी आपका कर्जदार हूँ, तो इसलिए मैं आपको ना काशी यात्रा कराता हूँ, है ना, और मैं आपको भगवान शिव और पार्वती से मिलवाऊंगा। भगवान शिव पार्वती से आपको मिलवाता हूँ तो मुझे भी उससे मुक्ति मिलेगी। तो वो अगस्त्य को और लोपामुद्रा को लेके बनारस जाते हैं, ठीक है, उनका दर्शन कराते हैं, वो उससे भी मुक्ति पाता है। वहाँ वो काल भैरव से मिलते हैं, जिसको हम बोलते हैं कोतवाल, बनारस में, है ना। तो काल भैरव उनको बताते हैं कि अन्नपूर्णा देवी ने पिशाचों को अन्न दिया था, भोजन, ठीक है, जिसकी वजह से मैं इस नगरी की कोतवाल बन के रक्षा करता हूँ। वो भी एक डेप्ट, वो भी एक कर्जे के ऊपर है। तो कोई यहाँ पर बचा हुआ नहीं है, न काल भैरव, न अगस्त्य ऋषि, सब बंधे हुए हैं। तो हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं, ये जो ऋण के ऊपर, ये ऋण यही ऋण है, ठीक है, जो आप एक्वायर करोगे, है ना, अपने स्पाउस के थ्रू, अपने पेरेंट्स के थ्रू, है ना, सोसाइटी के थ्रू, और बदले में हमको उनको रीपे भी करना है। रीपे करने के तरीके हो सकते हैं अलग अलग, वो हम समझते हैं क्या है। ठीक है, ऋण पे और पेंडिंग कर्मा के नाम से भी एक टॉपिक होता है, दोनों में फर्क है। ठीक है, कुछ कर्म आपने किए अधूरे हैं, वो आपको करना पड़ेगा, डिफरेंट थिंग, ऋण एक अलग चीज है। ठीक है, पेंडिंग कर्मा से आप बच भी सकते हो, ठीक है, आप अच्छे कर्म करो, बचे रहोगे, बट जो ऋण है ना उससे आप नहीं बच सकते, ऋण आप एक्वायर करोगे। अगर आपने जन्म लिया है, आपको ग्रोथ चाहिए, तो आपको ऋण आपको लेना ही है। ये जस्ट मैंने आपको शॉर्ट एक इंट्रोडक्शन दिया कि ऋण
है और इसमें हमें उसको रीपे करना है। अब इस टॉपिक को समझने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट ध्यान देना कि नाड़ी में, खासकर जो भृगु सिस्टम में, जब ऋण की बात होती है ना, तो दो ग्रह हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं इसमें। एक है शनि। ठीक है, किसी भी ग्रह के साथ जब शनि कनेक्ट होगा तो उस ग्रह से रिलेटेड वो ऋण को बनाएगा। सूर्य के साथ शनि रहेगा, या सूर्य शनि की राशि में रहे, या सूर्य से ट्रायनल में, या जो भी हम लोग बीएनएन के रूल्स हम लोग यूज करते हैं, अगर हमारा शनि कनेक्टेड है तो वो ऋण को उत्पन्न करता है। अब शनि किसी न किसी के साथ तो कनेक्टेड रहेगा चार्ट में, सभी के चार्ट में, है ना। कभी कभी हो सकता है कि तीन चार ग्रह से कनेक्टेड हो, तो तीन चार तरीके के अलग अलग ऋणों को दिखाएगा चार्ट में। ठीक है, तो एक तो ऋण बनाने के लिए शनि का मेजर रोल। ठीक है, और कुछ और भी नियम है, वो मैं ग्रह जब हम डिस्कस करेंगे कि, तो वो मैं आपको बताऊंगा इसमें, बट सबसे इंपॉर्टेंट समझ में आ रहा है सबको है शनि। अब सबसे एक और इम्पोर्टेंट चीज कि आप अपने जीवन में कोई भी मदद या हेल्प आप लेते हैं, किसी भी तरीके का आप हेल्प लेंगे किसी से भी, तो आप उसके ऋण से बनते हैं, है ना। कोई भी हेल्प का मतलब, चाहे वो हेल्प पैसे को लेके हो, किसी से आप सलाह भी लेते हैं, है ना, फ्री का, कोई आपको सहारा दे रहा है, वो सब ऋण में आते हैं। बदले में वो आपसे भले ही मांगे कुछ ना, बट एक एक अनस्पोकन नियम, अनकहा नियम जुड़ा जुड़ा है इसके साथ कि आपको रिपे करना पड़ेगा, भले ही वो मांगे कि ना मांगे। इसलिए एक बहुत लोग क्वेश्चन पूछते हैं ज्योतिष में ना, कि हमको कंसल्टेशन फीस लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। ठीक है, आपको लेनी चाहिए। अगर आप नहीं लोगे आप ना कंसल्टेशन फीस, तो आप ना, आपका तो कुछ नहीं किया, बट अपने सामने वालों को तो ऋणी बना ही दिया, है ना। वो आपको रिपेयर तो कर नहीं रहा कुछ। ठीक है, बट जब आपको बंधन मुक्ति चाहिए होगी ना, तो ये जो अभी इक्वेशन जो पूरा नहीं हुआ है, कि वो आपको बदले में देना चाहिए बट आपने लिया नहीं। ठीक है, जब तक ये जीरो जीरो नहीं होगा, वो साइकिल चलता रहेगा। बात समझ में आ रही है सबको। आप अभी तो मना कर सकते हो, ठीक है मेरे को नहीं चाहिए पैसा, ठीक है, कंसल्टेशन में फ्री में दे रहा हूँ, अब दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। पर कभी तो आपको भी मुक्ति चाहिए होगी ना, और जब मुक्ति चाहिए होगी तो ये सब जो अभी पेंडिंग है, जब तक वो इक्वेशन क्लियर नहीं होगा, ना मुक्ति सामने वालों को मिलनी है ना आपको मिलनी है। तो इसलिए वो लेजर को क्लोज करना जरूरी है। तो भले ही आप उनसे 1 रुपए लो, चाहे 101 रुपए लो, या आप बोल दो कि ठीक है कहीं डोनेट कर दें आपके नाम पे, तो कुछ करो बैलेंस। ठीक है, तो ये सब आपके ऋण की कैटेगरी में आते हैं। तो वो जो नियम जो है, जो नियम जो अनकहा है, जो बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, वो ये बोलता है कि आप तो मेरा कर्जदार है। ठीक है, बोलने की जरूरत नहीं है, बट आपको रिपे करना पड़ेगा। तो ये ऋण जो है वो कर्मों का जो बैलेंस है वो बताता है। अब इस कॉन्सेप्ट में जैसे मैंने आपको बताया कि सैटर्न सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और राहु और केतु। ठीक है, राहु और केतु क्या करते हैं कि जो भी आपका ऋण है, जब आप उसको आप रीपे कर रहे होते हैं ना, पहली बात तो राहु केतु का काम ये है कि वो चीजों को ना जग जाहिर कर देता है। ठीक है, आप जब ऋण की सफरिंग में आप होंगे, ठीक है, आप उसे छुपा नहीं सकते, अगर राहु केतु अगर जुड़े हुए हैं उस योग में तो। अगर राहु केतु है उस योग के साथ कनेक्टेड, तो वो सबको दिखाई देना शुरू हो जाएगा, वो सफरिंग्स, उसे आप छुपा नहीं सकते। अगर राहु केतु नहीं है ना, तो आदमी दूसरों को पता नहीं लगने देता वो सफरिंग्स, या वो खुद फेस करता है, उसको रीपे कर देता है टाइमली। बट अगर राहु केतु है तो वो चीजें छुपी हुई नहीं रहती फिर, है ना, वो उसको एक्सपोज करता है। तो राहु केतु कोई एक्चुअल में ऋण क्रिएट नहीं करेंगे। ठीक है, और उस ऋण से लेके जो सफरिंग्स हैं, जो पब्लिक एक्सपोज है, वो राहु केतु बनाते हैं। और जब ऋण की हम बात करते हैं तो रेट्रोग्रेड प्लैनेट, डेबिलिटेशन प्लैनेट, ये ऋण नहीं बनाते। आपने एक स्टेटमेंट सुना होगा कि ग्रह अगर रेट्रोग्रेड है तो ये बहुत कार्मिक हो गया। कार्मिक हो गया, बट ऋणी नहीं है वहां पे। ठीक है, जब तक शनि की इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी, या जो बाकी जो कॉम्बिनेशन में जो हम ग्रह पड़ेंगे अगर वो नहीं है, तो ऋण नहीं है। कोई और सफरिंग हो सकती है रेट्रोग्रेशन से, डेबिलिटेशन से कोई और प्रॉब्लम हो सकती है, पर जब स्पेशली ऋण की आप बात करोगे ना, डेप्ट लोन, तो वो बिना शनि की इन्वॉल्वमेंट या स्पेसिफिक योग के इन्वॉल्वमेंट के बिना नहीं हो। बात क्लियर हो रही है सबको। ठीक है, तो हम रेट्रोग्रेशन देख के बोलते नहीं बहुत बार कि एक और इसका पेंडिंग है, कार्मिक डेप्ट है, इसलिए नहीं, नहीं, कार्मिक डेप्ट ऐसे सिर्फ रेट्रोग्रेशन से नहीं होता। कोई और सफरिंग दे सकता, नो डाउट, बट नॉट द कार्मिक डेप्ट। अब इसको समझने के लिए अब एक एक करके थोड़ा इसको हम लोग डिटेल में समझते हैं। योग कैसे बनाना ये सबको क्लियर है, मुझे दोबारा रिपीट करने की जरूरत है ना। 159 या 212 में अगर है ग्रह, तो वो कॉम्बिनेशन बनाएगा। ठीक है, कोई ग्रह अगर 12th में बैठा हुआ है तो ध्यान देना कि 12th वाला प्लैनेट ये बताता है कि ये पर्टिकुलर जो कर्म है ना, वो पेंडिंग था पहले भी, अभी भी पेंडिंग में है।
वो आप प्रीवियस लाइफ से पेंडिंग ही लेके आ रहे हैं आप। आपने पहले भी नहीं चुकाया और अभी भी नहीं चुका रहे। कोई सेकंड हाउस में कोई ग्रह बैठा होगा ना, तो वो ग्रह बताएगा कि उसका जो उपाय जो बनना है ना, जो रेमेडी, वो रेमेडी में वो ग्रह सहायक बनता है, जो सेकंड हाउस में या सेकंड पोजीशन पे जो ग्रह मिलेगा। अब करना क्या है इसमें आपको, कि कोई भी चार्ट आप देखते हो, ठीक है, उनमें से अगर आपको चेक करना है, जो भी ग्रह में सफरिंग्स आपको दिखती है, कोई ग्रह आपको दिख रहा है लिबिलिटेशन में है ना, एनिमी साइन में है, कोई प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में दिख रहा है आपको, तो वो देखो क्या वो ग्रह सैटर्न से कनेक्टेड है। अगर है तो समझ में आ गया कि वो ऋण है वहां पे। ठीक है, ऐसे आपको चेक करना है। 159 पोजीशन में, 17 एक्सिस में, इनमें कहीं भी सैटर्न हो सकता है।